हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी आप सब ऑलरेडी जानते हैं। उस मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। ये मूवी नन अदर दैन पैरॉन फैमिली के ऊपर बनी हुई है। पैरॉन फैमिली इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत फैमिली जिसके अंदर मॉम, डैड और उनकी 5 प्यारी बेटियाँ, जिसके अंदर फैमिली मेम्बर्स थे रॉजर, कैरोलाइन और उनकी 5 बेटियाँ एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये फैमिली 1971 में हैरिसविले, रॉय आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुई थी जो कि 18th सेंचुरी में बना हुआ था। ये फैमिली उस घर में शिफ्ट होने से पहले उसके बारे में कोई भी बैकग्राउंड नहीं जानती है। उन लोगों को वैसे भी घर की तलाश थी और बहुत अच्छी डील मिलने के बाद उन्होंने इस घर को फाइनल किया। बट ये खुशी कब मायूसी में बदल गई उन सबको ये पता ही नहीं था। उस घर में शिफ्ट होने के बाद उनके साथ बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, बहुत डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस हुए, जिनमें से कुछ था घर की चीज़ों का इधर उधर हो जाना, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, बहुत सारी आत्माओं का अनुभव होना। अगर कहा जाए ऐसी जगह पर बुरी आत्माओं का कब्जा सामने पता चल रहा था। अब इसके अंदर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, ये पहले सिर्फ उनके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, बट धीरे धीरे वो एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा में कन्वर्ट होते गए। पहले तो हर चीज़ एक नॉमिनल वे में हो रही थी, बट धीरे धीरे कैरोलाइन जो कि मदर थी, उनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके के निशान उभरना कि जैसे कि उन्हें कोई मार रहा हो, या फिर हम ये कहें इन द पैरानॉर्मल लैंग्वेज, उनके ऊपर बुरी आत्माएं अपना पोजीशन बना रही थी। जी हाँ, हमने बहुत बार सुना है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हों तो ये घाव यानी कि आप धीरे धीरे उनके कब्जे में होते जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो ये सब कैरोलाइन के साथ हो रहा था, और ये सब उन्हें जब तक पता चला तब तक देर हो चुकी थी। अब वो इंसिडेंट उन दिन ब दिन और हावी होते जा रहे थे और भयानक होते जा रहे थे। एक दिन कैरोलाइन और अप्रैल, उनकी सबसे छोटी बेटी, घर में अकेले थे। तभी कुछ काम से कैरोलाइन घर के बाहर थी। उन्हें अचानक से आवाज़ आती घर के अंदर से, और वो देखती है अप्रैल तो उनके साथ है, तो घर के अंदर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो कैरोलाइन तभी घर के अंदर जाती हैं अप्रैल को बाहर अपने डॉगी के साथ छोड़ के। पर जैसे ही वो अंदर जाती हैं उन्हें बेसमेंट में से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई नीचे बच्चा खेल रहा हो, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, पर जैसे ही वो अंदर कदम रखती हैं उनका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड तभी उनकी जो लाइट थी वो बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है। इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ नहीं दिखता, और ये भरी दोपहर की बात है। वो कुछ ढूंढ रही थी कि लाइट और समथिंग वो कुछ फाइंड कर ले। तभी उनके हाथ में एक माचिस हाथ लगती है और वो उसे जला के देखती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। 2-3 बार देखने के बाद भी उन्हें कुछ ऐसा दिखता नहीं, तो उन्हें लगता है कि शायद तक उनका वहम होगा।
पर तभी उनके कानों के पास 3 क्लैप्स होती हैं, जैसे कि कोई इन्हें कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई अपनी प्रेजेंस उन्हें बताना चाहता था। उन्हें कुछ पता नहीं चला, बट उनकी एक चीख अप्रैल को ज़रूर सुनाई दी। जितने में रॉजर, उनके हस्बैंड, भी घर पे पहुंच चुके थे अपना सामान लेके। दौड़ के जाते हैं और कैरोलाइन को अपने रूम में सुलाते हैं। जब वो उठती हैं तब वो ये सारा एक्सपीरियंस अपने पति को बताती हैं। वो ये कहते हैं कि अपनी बच्चियों से ये कोई भी बात हम डिस्कस ना करें, वरना बच्चियाँ डर जाएगी। और अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर को चेंज कर सके, क्योंकि उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने उस घर को खरीदने में लगा दी थी। और 5 बच्चों के पिता इससे ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियली अब वो उसी घर के लिए डिपेंडेंट थे कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ उस रात होता है। बच्चों के कमरे में एक अजीब सी प्रेजेंस का होना, एक अजीब सा आदमी दिखना, और मम्मी पापा के कमरे में एक भयानक आत्मा का दिखना। सब इतने डर चुके थे उस रात कि सब बाहर जाके अपनी कार में सोते हैं। 2 दिन तक वो उस कार में ही रहते हैं, घर के अंदर एक भी जना नहीं जाता। और इसी बीच उस रात जब उनका डॉगी इन सब इंसिडेंट, इन सब प्रेजेंस में बाग कर रहा था, भौंक रहा था, अचानक से उसका चिल्लाना, उसका भौंकना बंद हो गया। नेक्स्ट डे जब रॉजर ने चेक किया तो उनका डॉगी बाहर मरा हुआ था। बच्चियाँ सब रो रही थी और उन्होंने उसे उसी घर के पीछे गाड़ दिया। अब रॉजर और कैरोलाइन को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। तभी उनके पास एक न्यूज़पेपर आता है जिसके अंदर एड और लॉरेन वॉरेन के इंटरव्यूज़ छपे हुए थे कि किस तरह कैसे वो इन शक्तियों से लोगों को बचाते हैं या फिर छुटकारा दिलाते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन, none other than the best demonologist of that time, the paranormal activist। जहाँ लॉरेन एक साइकिक थी, वहीं एड बहुत ही अच्छे डेमोनोलॉजिस्ट थे जिनकी खुद की एक टीम थी। उस समय वो एनाबेल डॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित थे, फेमस थे, और हर जगह उनके इंटरव्यूज़ आ रहे थे। उसी समय वो उन्हीं के घर के पास एक इंटरव्यू में आए हुए थे, और जैसे ही कैरोलाइन को पता चला तो वो जाके उन दोनों से मिलती हैं। उन दोनों बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है। स्टिल जब लॉरेन उन्हें देखती हैं तो उन्हें कुछ फील होता है कि शायद तक इस औरत को हमारी ज़रूरत है। शायद तक वो उनकी आंखों में वो दर्द, वो माँ का एक बेचैन करने वाला चेहरा देख चुकी थी। फिर वो एड को बनाती हैं और वो उनके घर पे विज़िट करती हैं। लॉरेन जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ें फील होने लगती हैं, जैसे कि कैरोलाइन के पीछे एक डार्क शेडो का होना, बच्चियों के पीछे और उनके साथ एक डार्क शेडो का होना, घर में प्योर नेगेटिविटी, कहीं से भी कोई खुशी की एक बूंद तक नहीं थी। लॉरेन तभी कहती हैं कि हमें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, बट हम रुक के देखना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद एड समझ चुके थे, यानी कि कुछ बहुत ही गलत है इस घर में। उस रात वो अपनी पूरी टीम के साथ, यानी कि एड, लॉरेन,
उनका वीडियोग्राफर और एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि ये देखना चाहता था कि आखिर इस घर में जो हो रहा है दैट इज़ पैरानॉर्मल और समथिंग एल्स। सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं, यहाँ तक कि हर एक एंगल पे कैमरा होता है ताकि जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो उसका एट अ टाइम एक पिक निकल ले, ताकि वो उसे एनालाइज कर सके कि आखिर हुआ क्या। तभी रात को अचानक से उन्हें दिखता है कि जो छोटी बच्ची है अप्रैल, वो नींद में चल रही है। जब सब जने पूछते तो वो यही बोलते कि वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, उसे ही बीमारी है। तो लॉरेन उसका पीछा करती है, बट जैसे ही वो उसका पीछा करती है अचानक से वो बच्चियों वाले रूम में जाके बंद हो जाता है। उस गेट को खोलने में बहुत बहुत कोशिश करते पर वो गेट नहीं खुलता। तब एड और रॉजर मिलके उस गेट को खोलते हैं, क्योंकि अप्रैल उस रूम में कहीं नहीं थी। सब पैनिक करने लगते हैं, पर तभी लॉरेन को कुछ अजीब सा लगता है। तो वो एकदम देखती है कि ये कबर्ड की आवाज़ आई थी। वो कबर्ड को खोलती हैं तो देखती हैं कि उसके अंदर कुछ अजीब सा है, लाइक समवन वाज देयर एट द टाइम, बट अब वो नहीं है। तो वो जब उस कबर्ड को देखती हैं तो उसके अंदर एक सीक्रेट डोर होता है जो कि पीछे की साइड खुलता है, जो दीवारों के अंदर से एक अलग ही खुफिया रास्ता था। पर जैसे ही वो उसके अंदर देखती हैं तो अप्रैल वहाँ बेहोश थी। वो अप्रैल को उठा के उनके पेरेंट्स को देती हैं और खुद उस सीक्रेट डोर के अंदर जाती हैं। जब वो उससे एनालाइज कर रही होती हैं तभी उनके हाथ में एक रस्सी आती है। जैसे वो उस रस्सी को पकड़ती हैं उन्हें एक अलग ही टाइम में ले जाता है और उन्हें तब सारी कहानी का पता चलता है। ये कहानी थी बाथशेबा की। शी वॉज केयर टेकर ऑफ हैरिस विले। वो और उसकी बच्ची उसी घर में रहते थे और अपने पति के जाने के बाद बाथशेबा अपनी बच्ची का ध्यान रखती थी, पर उसकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के चलते उसकी बच्ची की एक दिन मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। अब बात यह है कि उसके पति ने उसे क्यों छोड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि बाथशेबा कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि एक विच थी, जो कि काला जादू करके डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करके शैतान को खुश करती थी। और शायद तक सबका मानना है कि उसी ने अपने बच्चे की जान दी और अपनी बच्ची जैसे बहुत सारे छोटे बच्चों की भी उसने बलि दी ताकि वो शैतान को खुश कर सके। और इतने से ही वो नहीं रुकी। आखिर में उसने उसी घर के पीछे तालाब के पास उस पेड़ के ऊपर खुशी खुशी अपनी जान दी, अपने प्यार को शैतान के प्रति साबित करने के लिए। ये सब चीज़ें लॉरेन को उस एक पल में पता चल गई और वो रस्सी और कोई नहीं बाथशेबा की सुसाइड रोप थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन बच्चियों की बलि देना चाहती हैं और इसके लिए वो कैरोलाइन की बॉडी पे कब्जा करना चाहती है ताकि वो एक माँ के थ्रू अपनी बच्चियों की बलि दिलवा सके। ये सब जानने के बाद वो उसी रात उस सब को लेकर चर्च चले जाते हैं जहाँ उनके फादर वेट कर रहे होते हैं। ये सब जानने के बाद जब एड लॉरेन और उनकी टीम प्रीस्ट के साथ एक्सर्सिज्म के बारे में बात कर रहे थे तभी उन्हें आवाज़ आती है जैसे कि कोई किसी को रोक रहा है।
बाहर जाके देखते हैं तो कैरोलाइन, अप्रैल और सिंडी मिसिंग थे। कुछ समझ में नहीं आता है आखिर हुआ क्या। तब वो कहते हैं कि पता नहीं कैरोलाइन को क्या वो अप्रैल और सिंडी को लेकर यहाँ से चली गई है कार के अंदर, और दूसरी कार की भी चाबी साथ में ले गई है। तब सारी चीज़ें लॉरेन को पता चल जाती है कि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बादशाह इंतजार कर रही थी। तो वो सब एक साथ हैरिसविले के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो कैरोलाइन है वो अप्रैल को मारने ही वाली थी। पर तभी एड ना चाहते हुए भी एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने लगते हैं, और इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने साथ अपनी टीम मेंबर्स को भी ले गए थे। पर वो जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा शैतान थी, वो कुछ भी नहीं करने दे रही थी। बट एट लास्ट आपने मूवी में देखा होगा कि वो सब सच सही हो जाता है, और ये सच है कि एक माँ के आगे शैतान को भी हारना पड़ा। अब जैसे वो उस घर से निकलते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, पर जो सही नहीं होता है वो है उनकी साइकोलॉजी। वो डर, वो खौफ जो उनके दिमाग में बैठ चुका था। पर अगर हम बात करें इसके बाद की, ये तो पूरी मूवी की बात, पर जब पेरेंट फैमिली का हम इंटरव्यू सुनते हैं उससे यही पता चलता है कि उस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और इस चीज़ के लिए आप एंड्रिया बैरॉन की जो बुक है उसके बारे में भी जान सकते हैं, द हाउस ऑफ डार्कनेस, द हाउस ऑफ लाइट, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और किस तरीके से उस इंसिडेंट ने उन लोगों की ज़िंदगी बदल दी उसके बारे में है। इस केस के बाद एड और लॉरेन वॉरेन सुर्खियों में आए, और इसी मूवी के अंदर हमें एनाबेल टॉल से भी इंट्रोड्यूस किया गया। हम जैसे जानते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन ने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ की हेल्प की है इन खतरे से बचने के लिए, इन खतरे से बचने के लिए। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एड और लॉरेन वॉरेन की और बहुत सारी इंसिडेंट उनके साथ उन्होंने जिन जिन की हेल्प करी उनकी कहानियाँ लेकर आऊँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कहानी के आगे आपको लॉरेन वॉरेन और पेरन फैमिली का इंटरव्यू भी दिखेगा, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो लिसन टू देम। आज की कहानी यहीं तक थी, तो स्टे ट्यून्ड विद अनसुनी कहानियाँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। The Perrin house was a very, very old house. Very, very old house. Now, certain families can move into these houses where phenomena has taken place, but it doesn't affect them. Other families can move in and hell breaks loose. I mean, they weren't the kind of people that were opening doors with Ouija boards and doing things like that. They weren't that kind of people. They were living out in the country. And she was there alone a lot with those girls. And so it was sad. That was a very, very sad case. But you realize when things happen, there's laws of attraction. And that family could move out. Another family could move in. Nothing happens. I love them, Vera and Patrick.
I think that they are the nicest, most sincere kind of people. They're real people. They're not phonies. And I know phonies, and they are not. They are beautiful, real people. And I love working with them. I could work with them forever. James, I think he's adorable, for one thing. I really do. I think the guy is cute. And he came in, and we were just about finished with dinner tonight. And I had to hug him and kiss him. He's a good guy. He's a good guy, and he's a person that wants everything to turn out right. I think he'd do it over and over and over and over again until it's right. I may be wrong, but I don't think I am. You could see them. You could smell them. The house was just full of people that lived there that were not us. There was the entrance to the cellar from the front hallway at the bottom of the stairs. That's the one where we all felt a sense of dread. I think I went through one time in 10 years that I lived there, and that was the one time enough to know that you don't go there. We all feared it. We didn't use it if we could find a more fortuitous route. And there were certain areas down there that I didn't go. I really never went to the cellar by myself, very rarely. Mom would say, you know, we're cooking, go down to the cellar and get me potatoes. And I'm like, no. Feelings, brushings, you know, you could walk down there and you'd be constantly certain that there was something behind you. Even if you couldn't hear it, you could feel it. The activity in the house was a tremendous distraction to us. It's something, even in retrospect, none of us have been able to free ourselves from.